नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड पंचायत चुनाव का अंतिम चरण आज। जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए मतदान जारी। सभी नवनिर्वाचित सदस्य कर रहे वोटिंग। दोपहर 3 बजे तक डाले जाएंगे वोट। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए मतदान जारी है और आज ये इलेक्शन जारी भी रहेंगे और सभी नवनिर्वाचित सदस्य आज अपने मत का उपयोग कर रहे हैं और अपने अध्यक्षों को चुनने का भी काम कर रहे हैं। तो उत्तराखंड पंचायत चुनाव का अंतिम चरण है आज और जिला पंचायत अध्यक्षों को चुनने के लिए मतदान जारी है। तो वहीं ब्लॉक प्रमुख भी आज चुने जाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए मतदान भी जारी है। सुबह से ये प्रक्रिया जारी है और दोपहर 3 बजे तक मतदान होंगे। उसके बाद काउंटिंग भी होगी। और संवाददाता अमित रतुड़े हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह की व्यवस्थाएं और तैयारियां देखी जा रही हैं? होता है तैयारियां तो राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले से ही सभी लोगों को निर्देशित कर दिया गया था कि जिस तरीके से आज जिला अध्यक्ष की हम बात करें, ब्लॉक प्रमुखों की बात करें, उपाध्यक्ष की बात है, इनको लेकर जो है आज मतलब जो है मतदान होना है, जिसमें कि जो अधिकृत जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों या निर्दलीय हों, उस तमाम लोग जो है उसमें मतदान में हिस्सा लेंगे। ये मतदान की बात करें तो सुबह 10 बजे शुरू हो चुकी है और ये 3 बजे तक चलेगी और इसको लेकर तैयारियां समुचित की गई हैं, जिसके तहत जो है पुलिस की तैयारी जो है, पुलिस जो वहां पर मौजूद है। अगर हम बात करें तो जो 100 मीटर की जो परिधि है उसके दायरे में जो अन्य जो लोग हैं, जो अवांछनीय तत्व हैं या फिर जो समर्थक हैं, उनको उसके भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो और ये आचार संहिता का जो उल्लंघन ना होने पाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जिस तरह से जो चुनाव चल रहा है, इसमें जो है 7 जनपदों के अंतर्गत ये चुनाव चल रहा है और अभी शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया चल रही है 7 जनपदों में जो कि मतदान हो रहा है और ये जिला पंचायत के सभागार में ये मतदान चल रहा है, जिसमें हम बात करें देहरादून जनपद, अल्मोड़ा जनपद, नैनीताल जनपद, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी जनपद इसमें शामिल है। इससे पूर्व हम बात करें तो 5 जनपदों में जो है निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष हो या फिर ब्लॉक प्रमुख हो वो चुन लिए गए थे, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है बाजी मारी है। अब जिस तरीके से जो अभी मतदान चल रहा है तो देर शाम को इसका रिजल्ट आएगा 3 बजे के, क्योंकि 3 बजे तक मतदान ये चल रहा है चलेगा। उसके पश्चात जो है मतगणना होगी। तो इसमें जो साख पर लगी हुई जो सीट है वो सबसे अहम है देहरादून की सीट, नैनीताल की सीट और तीसरे नंबर पे अल्मोड़ा की सीट। ये 3 सीटें हैं जिला पंचायत अध्यक्ष की जिन की साख दांव पर लगी है। अगर हम देहरादून की बात करें विशाल, तो वहाँ पर मधु चौहान जो कि विकास नगर के जो विधायक हैं, मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी है, पूर्व में भी वो वहाँ पर जिला पंचायत का वो रही है वहाँ पर। लेकिन देहरादून की सीट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पहले वो सीट महिला आरक्षित थी, लेकिन इस बार जो है फिर महिला आरक्षित होगी, जिस पर कांग्रेस ने सवाल भी उठाए थे। हालांकि अब वहां पर सुखविंदर कौर हैं कांग्रेस से, अगर हम बात करें समर्थित प्रत्याशी हैं, तो चूंकि चुनाव प्रक्रिया चल रही है, मतगणना चल रही है, सभी लोग मतदान कर रहे हैं, लेकिन बैलेट पेपर से मतदान चल रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि देर शाम तक जो रिजल्ट आता है तो किसके पाले में जिला पंचायत की सीट आती है, चाहे वो देहरादून की बात हो, नैनीताल की, अल्मोड़ा की हो। बाकी अगर हम बात करें तो पौड़ी की बात करें, चमोली की बात करें, रुद्रप्रयाग की बात करें, तो यहाँ पर भी हालांकि टक्कर जरूर है, लेकिन देखने में आ रहा है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना जिला पंचायत अध्यक्ष नियुक्त कर उन्हीं का बन सकता है। लेकिन इन 3 सीटों पर असमंजस स्थिति है और कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के जो जिला अध्यक्ष बने, माफ कीजिए, जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, वहां पर कांटे की टक्कर होती हुई नजर आएगी और रिजल्ट शाम तक पता चलेगा किसके पाले में गेंद आती है जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर। विशाल, अमित, किस तरह के समीकरण बनते और बिगड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कई जगह तो निर्विरोध जो है हो चुके हैं अध्यक्ष के पद पर भी और ब्लॉक प्रमुख के पद पर भी। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से 5 जनपदों में जो चुनाव हुए थे, माफ कीजिएगा, जो 5 जनपदों में जो जिला पंचायत अध्यक्ष हों या फिर ब्लॉक प्रमुख हो जो बने थे वो निर्विरोध बने थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपने तरफ से जो निर्विरोध वहां पर एक तरह से जिला पंचायत की बात हो या फिर ब्लॉक प्रमुख की बात हो वहां बना दिए थे। लेकिन अब चूंकि आज चुनाव है तो 7 जनपदों बचे हैं, तो 7 जनपदों में ये चुनाव हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं टक्कर इसलिए है और समीकरण इसलिए बनते बिगड़ते देखे जा रहे हैं कि कहीं, क्योंकि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि उनके पास पूर्ण समर्थन है निर्दलियों का, तो वहीं कांग्रेस भी कह रही है। लेकिन चुनाव में हमने अक्सर देखा है कि एक रात में ही पासा पलट जाता है
और जिस तरीके से कल हमने एक फोटो भी देखी थी जिसमें हरीश रावत बात हो या गणेश गोदियाल हो, प्रीतम सिंह हो, ये तमाम लोग एक बैठे हुए थे और मंथन कर रहे थे। और एक कहा जाता है कि जो एक रात होती है वहीं पर सारे समीकरण बनते बिगड़ते हैं कि किसको अपने पाले में लेना है, किस निर्दलीय कितने निर्दलीय को हम अपने साथ ले सकते हैं और अपना बहुमत साबित कर सकते हैं चुनाव में। अब चूंकि देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी ने कितना मेहनत की है, किस पार्टी ने कितने निर्दलीयों को अपने साथ लेके आई है, वो देखने वाली बात होगी, जिसका रिजल्ट हमें शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। शाम तक पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि चूंकि 3 जनपद जो मैंने कहे हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा और ये देहरादून, यहाँ पर जिला पंचायत को लेकर काफी कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। और दोनों ही पार्टियां ये चाहती हैं कि यहाँ पर इन तीनों ही जनपदों में उनकी जो प्रत्याशी हैं या उनके जो वहाँ पर ब्लॉक प्रमुख हो या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष वो बने। विशाल, बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के सभी जिलों में आज भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के 7 जिलों में छुट्टी का आदेश जारी किया गया है। देहरादून, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर में स्कूल बंद किए गए हैं। कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र आज बंद भी रहेंगे। भूस्खलन, बाढ़ की आशंका के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने हालातों पर नजर बनाए रखने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भारी से भारी बारिश का अनुमान भी जारी किया गया है और इसके चलते कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र आज बंद भी रहेंगे। सीएम ने हालात पर नजर बनाए रखने के लिए निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी द्वितीय सत्र के दौरान संबंधित विभागों से जुड़े सवालों के उत्तर देने के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को अधिकृत किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के वर्ष 2025 के द्वितीय सत्र की शुरुआत 19 अगस्त से होने जा रही है। इस सत्र में मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों से प्राप्त होने वाले सभी विधायी और संसदीय प्रश्नों के उत्तर देने और आवश्यक कार्यों के लिए मंत्री सुबोध उनियाल को अधिकृत किया गया है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरह से ये जानकारी भी मिल रही है कि अब सुबोध उनियाल जो हैं वो विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री की जगह पर, क्योंकि उनको अधिकृत किया गया है। अब किस तरह की तस्वीरें साफ हो रही है, क्योंकि इससे पहले ये भी कहा जा रहा था कि विस्तार कैबिनेट का हो सकता है। देखिए, बिल्कुल विशाल, कैबिनेट विस्तार की जो चर्चाएं थी वो लंबे समय से लगातार चलती नजर आ रही थी, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री के पद से जो है जब प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया था उसके बाद से ये पद खाली चल रहा था और किसी भी विधानसभा सत्र को चलाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री का होना बेहद जरूरी होता है और यही कयास लगाए जा रहे थे कि शायद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन अब जो है कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। 19 अगस्त से विधानसभा सत्र जो है वो शुरू होना है गैरसैंण में और ऐसे में उन सीएम की ओर से जो सवालों के जवाब है वो जो है कहीं ना कहीं सुबोध उनियाल जो है वो देते हुए नजर आएंगे। तो उन्होंने कार्य मंत्री के तौर पर जो है जिम्मेदारी सौंपी है और ऐसे में अब द्वितीय सत्र जो है जो आयुक्त होगा उसमें जो है संबंधित जो विभागों के सवाल आएंगे उनके उत्तर जो है उनकी ओर से दिए जाएंगे। जी योगेश, तैयारियां किस तरह की देखी जा रही है सत्र को लेकर? देखिए, बिल्कुल सत्र को लेकर तैयारियां जो है प्रशासनिक तौर पर तेज कर दी गई हैं। हालांकि अब जैसे हालात है पहाड़ों पर जो है लगातार बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो टीमों को तैनात करना है, आयुक्त टीम तैनात करनी है, रास्तों को खोलने का काम है वो लगातार जारी है, ताकि जो यहाँ जो सरकार के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो जब वहाँ पहुंचेंगे तो उनके लिए कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो और वहाँ पर भी जो है विधानसभा सत्र अच्छे से चले और बेहतर वहाँ पर व्यवस्थाएं हो, उनको लेकर भी तैयारियां जो है जोरों पर है। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और कोटद्वार से बड़ी खबर मिल रही है, 2 गाड़ियों के भीषण टक्कर से हादसे में महिला हुई घायल, अस्पताल में महिला का इलाज जारी। मोटा ढाक पुल पर हुआ है बड़ा हादसा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भीषण टक्कर जो है वो 2 वाहनों में हो गई है और 2 गाड़ियों की टक्कर में हादसे में एक महिला घायल हो गई। हालांकि महिला को आनन फानन में अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां पर उसका इलाज भी जारी है।
तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर भीषण टक्कर देखने को मिली है। मोटा ढाक पुल पर यह बड़ा हादसा हुआ है। दो गाड़ियों के बीच भीषण टक्कर हुई और इस कारण जो है एक महिला घायल भी हो गई। आनन फानन में महिला को अस्पताल में पहुंचाया गया जहां पर उसका इलाज भी जारी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर यह भीषण टक्कर देखने को मिली है और दो वाहनों में यह टक्कर हो गई। इस कारण एक महिला घायल भी इसमें हो गई है। हालांकि अस्पताल में महिला को पहुंचाया गया है जहां पर उसका इलाज भी जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी के सेंजी गांव में हाल ही में आई आपदा के बाद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। इस मौके पर सांसद अनिल बलूनी ने कहा है कि भूगर्भीय रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित परिवारों को सुरक्षित विस्थापन किया जाएगा और उन्हें हर संभव सहायता भी दी जाएगी। वहीं डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि क्षेत्र में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित भी किया जाएगा। राशन और गैस की व्यवस्था कर दी गई है। बिजली और पानी की व्यवस्था भी पूर्ण रूप से की जा रही है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि अगर किसी भी गर्भवती महिला को जरूरत होगी तो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था उसके लिए की जाएगी। साथ ही जो पुल आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं उसे 3 दिन में आवाजाही के लिए तैयार भी कर दिया जाएगा। पूरे क्षेत्र में आया हूँ और माननीय सांसद जी हमारे साथ में आ रखे हैं। मैंने आज भी सभी जिला के अधिकारियों के साथ बैठक की है और जो लोग विस्थापन करना पड़ेगा उनका विस्थापन किया जाएगा। बिजली, पानी, रोड कनेक्टिविटी जो है पूरी अब हम पूरे क्षेत्र में 1 हफ्ते तक हो जाएगी पूरी। राशन की अब कोई कमी नहीं है। आप देख रहे हो कि बिजली सब जगह बिजली की व्यवस्था पूरी हो गई है और ये पुल भी 16 तारीख तक हमारी लास्ट डेट है कि 16 तारीख तक इसको बनाना है। मुझे लगता है कि 16 तारीख या 17 तारीख में यहाँ जो है आवागमन शुरू है। देखिए, जो पिछले दिनों जिस प्रकार से आपदा आई है और वास्तव में यहाँ आके पता लगता है कि कितनी भीषण आपदा आई है, कितनी भयंकर आपदा आई है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों के घरों की हानि हुई है, लोगों के संपत्तियों का नुकसान भी हुआ है और सारी चीज़ों का आकलन किया जा रहा है। हमारी राज्य सरकार पूरी ताकत के साथ और हमारे मंत्री धन सिंह रावत जी सब लोग यहाँ लगे हुए हैं, आकलन कर रहे हैं जो नुकसान हुआ है। हमने सब ग्रामवासियों को ये आश्वासन दिया है कि इस गांव को जो सुविधा देनी है, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई किस प्रकार से होनी है। अगर जहाँ लाइट की आवश्यकता है, जहाँ सड़क की आवश्यकता है, जहाँ घर बनाने की आवश्यकता है, जो भी चीज़ें हैं उस सबको पूर्ण किया जाएगा। इस दर्द की घड़ी में, इस पीड़ा की घड़ी में हम पूरे सेंजी वासी और आसपास के जितने भी गांव हैं उन सबके साथ है। उनको वापस उसी हालत में लाने की जिम्मेदारी हमारी है और आने वाले समय में इसको हम सुचारू रूप से करेंगे भी। बहुत घटी वो घटना, हम सब लोग पहले तो हम उठे, सुबह उठे, हमारे वहाँ गौशाला थी, ऊपर से सब पानी बह रहा था। फिर हमने देखा कि पानी आ रहा था, फिर हम पानी रोकने के लिए गए, हमारे लड़के गए, हम सब गए वहाँ पानी को कि पत्थर लगाएंगे, पानी की रोकने की कोशिश करेंगे। वो तो भगवान ने ऐसा क्या उस समय नहीं आया। हम अपने गाय को वहाँ से दूर निकाल के लाए, सब गए, सब लोग इतने गए, हम सब वहीं पे थे। वो तो उस टाइम नहीं आया, नहीं तो सो बह जाते हम। तरफ से तो सब कुछ व्यवस्था है, वैसे सब कुछ है व्यवस्था, मतलब जो भी उन्होंने हमको देना है वो सब कुछ है। उन लोगों ने भी हमारी हेल्प की। जिस दिन वो धामी जी आए थे, वो आए थे ना, उस दिन भी उन्होंने भी 1,30,000 का चेक दिया हम लोगों को कि अपनी व्यवस्था करना, अपने खाने पीने रहने की। बाकी सब लोग लगे, हमारे गांव वाले, हमारे पूरे क्षेत्र के, जिले के सब लोग हमारे साथ हैं। हाल ही में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों के त्वरित राहत और पुनर्वास के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और डॉक्टर धन सिंह रावत ने की। बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी प्रभावित परिवारों को जल्द राहत राशि उपलब्ध कराएं, साथ ही जरूरी सेवाओं की बहाली में भी तेजी लाई जाए। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रभावित गांवों में मूलभूत सुविधाओं की बहाली प्राथमिकता में है।
उन्होंने मोटर मार्गों की कनेक्टिविटी बनाए रखने, बिजली लाइनों की मरम्मत करने, पेयजल योजनाओं की जल्द बहाली के भी निर्देश दिए हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने बताया है कि पेयजल आपूर्ति को तत्काल बहाल किया जा रहा है और क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की डीपीआर भी तैयार कराई जा रही है। सभी उच्च अधिकारियों को लेकर के बैठक हुई है। इसमें निर्देश दिए गए हैं कि जो रोडों की कनेक्टिविटी है वो यथावत की जाए और रोडों का निर्माण किया जाए। जो पानी की कनेक्टिविटी टूट गई है उसमें जो है पाइपलाइन बिछाई जाए और पाइपलाइन को सुचारू की जाए ताकि लोगों को गांव में पानी मिल सके। और इन सब चीज़ों को लेकर के हिदायत दी गई है। राशन की हिदायत दी गई है, गैस की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराने की बात की गई है। तो सभी को हिदायत दी गई है कि भाई जो मौलिक सुविधाएं हैं वो गांव में उपलब्ध होनी चाहिए, उसके लिए जो है पूरे प्रयास करने चाहिए। और लोगों को ये भी कहा है कि भाई अगर आपके पास कोई फ़ोन करता है और आप उसको अटेंड नहीं कर सकते हैं तो कॉल बैक ज़रूर। विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे पीएचई स्वयं हो, चाहे एनएच हो, चाहे हमारे बिजली के हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे किसी भी हर प्रकार की, और जिलाधिकारी भी थे, सभी अधिकारी भी थे। मैं कह सकता हूँ कि आपदा क्षेत्रों में अब संसाधनों की दिक्कत नहीं रहेगी। हम कल से हर गांव में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी कर रहे हैं। दूसरा, हम राशन भी पर्याप्त जो है 2 महीने की, जहां रोड कनेक्टिविटी अभी दिक्कत है वहां दे रहे हैं। गैस की जहां दिक्कत है वहां गैस के सिलेंडर भी जो है पहले से भेज दिए जाएंगे, जहां दिक्कत है वहां और भेज दिए जाएंगे। रोड का भी और बिजली अब 100% गाँव में बिजली आ गई है। चंपावत के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद अधिकारी ने लोहाघाट नगर में जनसंपर्क कर लोगों का आभार व्यक्त किया है। वहीं नगर क्षेत्र में भ्रमण के दौरान उनका लोगों ने भावपूर्ण स्वागत भी किया है। आनंद अधिकारी का कहना है कि भले ही वो सक्रिय रूप से बीजेपी में नहीं है, लेकिन सनातन की रक्षा के लिए वो धर्म रक्षक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पीछे चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। और ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष ने जनसंपर्क भी किया है, तो वही लोगों का आभार भी इस दौरान जताया गया है। और इसी के साथ ही भ्रमण के दौरान लोगों ने उनका स्वागत भी किया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिनने मुझ पर विश्वास जताया है, और साथ ही मेरी देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूं कि जिनके आशीर्वाद से आज मैं यहां पर उपस्थित हूं। और जो भी मेरे क्षेत्र की लोगों की आकांक्षाएं हैं, जो वादे मैंने नैनीताल और उसके आसपास लगातार हो रही भारी बारिश के चलते स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिवसीय अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही भारी बारिश की संभावना के दृष्टिगत मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया है कि संभावित आपदा जोखिमों जैसे भूस्खलन, सड़क अवरोध, जलभराव और नदी नालों में तेज बहाव का ध्यान रखते हुए स्कूलों में 1 दिवसीय अवकाश रहेगा। संबंधित शैक्षणिक और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो आवश्यकता अनुसार अपने अपने कार्यालयों में उपस्थित रहें। खबर दिनेशपुर से है, जहां बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली विभाग गदरपुर के एसडीओ संजय कुमार चौहान के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान एसडीओ संजय कुमार चौहान ने कहा है कि विजिलेंस टीम की ओर से क्षेत्र में बिजली चोरी को रोकने के लिए एक अभियान चलाया गया है, जिसमें बकाया बिल के उपभोक्ताओं के लाइन डिस्कनेक्ट कर दिए गए हैं। इसके अलावा कई घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई है। उन्होंने कहा है कि बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। अभी लगभग हमने 3 आदमियों को जो है बिजली चोरी करते हुए यहाँ दिनेशपुर शहर में पकड़ा है। अभी हमारी दिनेशपुर टाउन में और चेकिंग चलेगी। शाम तक जो जितने भी हो गए उनके खिलाफ बिजली चोरी के धारा में जो है मुकदमा जो है थाने में दर्ज कराया जाएगा। द्वाराहाट नगर में बीते बुधवार को थाने में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट देने पहुंचे।
लेकिन थाना द्वाराहाट ने रिपोर्ट नहीं ली। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि बीजेपी के उम्मीदवार के समर्थकों ने हमारे समर्थकों के पतियों को गन पॉइंट से उठाकर अपहरण कर लिया है, जिनका नाम भी रिपोर्ट में लिखा गया है। उसके बाद गुस्साए कार्यकर्ता द्वाराहाट बाजार मुख्य चौक पर पहुंच गए और राष्ट्रीय राजमार्ग 109 को बंद कर दिया गया। वहीं देर रात दोनों समर्थकों की आपसी वापसी के बाद कार्यकर्ताओं ने वोल्टेज ड्रामा खत्म किया। राज की राजनीति में ऐसा संयोग, ऐसा दुर्भाग्य, कलंक राजनीति पहली बार देखी है, जो एक बीटीसी मेंबर के परिवार वालों को अपहरण करके, रेकी करके उनको अपहरण किया जाता है। एक बात। दूसरी बात, हम घूम के आ रहे थे परिवार से ही, कौन यहाँ से गाइडलाइन कर रहा था, क्योंकि जो भी कर रहा था द्वाराहाट की गाइडलाइन, एक्चुअल पूरा सिचुएशन दिया जा रहा था। घियारी खाल से नीचे 1 किलोमीटर नीचे बैंड पर, बड़ी बैंड पर एक गाड़ी खड़ी होती है रोड पर, एक गाड़ी पर गन पॉइंट लेके खड़े होते हैं। ड्राइवर नवीन भाई मनाली जी थे, उनके गन पर एक रखी गई, एक हमारे लिए लगाई गई। हमको बता देगा तुम बीटीसी मेंबर हो, और बाद में गाड़ी में बात होती कि इसमें तो 4 मेंबर थे, हमको पता नहीं था इसमें तो 2 ही हैं। इनका हम मेंबर नहीं हैं, हम मेंबर नहीं है। बाद में उन्होंने रखा, हमको हमारे मोबाइल छीन दिए और मोबाइल स्विच ऑफ करवा दिए। गन में रखने के बाद सीधे रानीखेत क्रॉस करने के बाद एक गाड़ी उनकी हमको फॉर्च्यूनर थी ब्लैक कलर की, तो सीधे हमको ले जाया गया रानीखेत से पिलखोली से थोड़ा बमशू के आगे कच्ची रोड नीचे को जाती है, वहाँ उल्टी बैक करके उन्हें वहाँ फिर अपने साथियों को फ़ोन किया और हल्द्वानी से जो आए थे, हल्द्वानी का ही जिक्र वहाँ पर सारा ग्रुप, जहाँ तक मेरा समझना है हल्द्वानी से ही था पूरा, और एक आध उसमें हरियाणा के भी थे, क्योंकि हरियाणा में लैंग्वेज लग रही थी। उसके बाद जब उनने गर्म पानी का जो पुल पारक को अल्मोड़ा को जाता है, वहाँ पर अपनी उनने गन चेंज करी, और वो थी माउजर, क्योंकि उनने माउजर की मैगजीन चेंज करते हुए उन्होंने माउजर उनको दी, और जो लड़के द्वाराहाट को आए थे उनको दी। बाकी वो देहरादून के परेड ग्राउंड में 15 अगस्त की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। एक और परेड की रिहर्सल जारी है, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा भी लिया है। को देश बड़े ही धूमधाम से ये उत्सव मनाता है। आज ही के दिन स्वतंत्रता मिली थी और इस दिन को बड़ा खास रूप में मनाया जाता है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, परेड ग्राउंड में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। परेड यहाँ पर रिहर्सल चल रही है, क्योंकि 15 अगस्त पर परेड सलामी देगी और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुँचेंगे और परेड की सलामी भी लेंगे। हालांकि व्यापक तौर पर जो तैयारियाँ हैं वो लगातार जारी हैं। पूरी तरह से मैदान को प्लेन किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर किसी भी तरह की व्यवस्थाएं ना बिगड़ें, उसके लिए भी व्यवस्थाएं चौक चौबंद की जा रही हैं। हालांकि तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच करके जायज़ा भी ले चुके हैं और इसी के साथ ही अलग अलग तरह की स्टेजें भी लगाई गई हैं। और सामने की जो स्टेज है, यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुँचेंगे और झंडारोहण करेंगे, साथ ही परेड की सलामी भी लेंगे और व्यवस्थाएं चाक चौबंद पूरी तरह से कर दी गई है। हालांकि अलग अलग तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचेंगे, उनके बैठने की व्यवस्था भी की गई है। जो विधायक पहुँचेंगे, मंत्री पहुँचेंगे या फिर स्थानीय जनता जो हर साल स्वतंत्रता दिवस पर पहुँचती है, उसके लिए भी पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। उनके बैठने के लिए व्यवस्था की गई है और शौचालय के लिए व्यवस्था की गई है, पानी के लिए व्यवस्था की है। यानी कि कहा जा सकता है कि पूरी तरह से 15 अगस्त की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं और 15 अगस्त को लेकर पूरा इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।